हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तिलिस्मी निंद्रा। भोकाल सीरीज़ की अब तक की जितनी कॉमिक्स चैनल पे अपलोड हुई हैं वो आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तिलिस्मी निद्रा विकास नगर से महाबली भोकाल के लिए नहीं बल्कि उन विशाल और चमत्कारी हीरों के लिए भी प्रसिद्ध है जिन्हें महाबली भोकाल एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिका माया के मायाजाल को नष्ट करके लाया था। विकास नगर के प्रवेश द्वार पर लगे सूर्य की भांति चमचमाते ये विशाल हीरे किसी के भी ईर्ष्या के कारण हो सकते हैं और किसी की भी ईर्ष्या ये रूप धारण कर सकती है। आगे बढ़ो सेवकों और खोद कर निकाल लो इन हीरो को। अपने स्वामी के आदेश पर सेवकों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जो काम वह करने जा रहे थे वह कभी पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि उन हीरो का संस्थापक और रक्षक था भोकाल। इन विशाल हीरो की चमक को अपनी बनाने से पहले तुम्हें भोकाल की तलवार की धार को आजमाना पड़ेगा, और भोकाल की तलवार की धार को आजमाना मृत्यु को अपना बनाने के समान है। अगर ऐसी है तो तेरी तलवार की धार को आज हड़कू आजमाएगा भोकाल, भड़ाक। और ये हड़कू का दावा है कि इसके पश्चात तू फिर जीवन भर अपनी तलवार को किसी से नहीं आजमा पाएगा, क्योंकि आज हड़कू तेरे जीवन को समाप्त करने जा रहा है। उफ, हा हा हा। ओह, जिन शैतानी शक्तियों का प्रयोग वह कर रहा है उन्हें काटने के लिए साधारण तलवार पर्याप्त नहीं है। उसके लिए मुझे चाहिए वह प्रलंकारी तलवार जो मुझे तब प्राप्त होती है जब मैं बोलता हूँ भोकाल। अपनी प्रलंकारी तलवार प्राप्त कर भोकाल ने न सिर्फ शत्रु का मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि खच खच उसका मुंह भी तोड़ दिया, खच। शत्रु के लहू से सनी तलवार को अपने हाथ में लिए खड़ा था भोकाल। जब तक भोकाल था तब तक कोई उन हीरो को छू भी नहीं सकता था, और ये बात अच्छी तरह से समझ गया था भुजपुर राज्य का राजा भुजबल। बड़ा गर्व था तुम्हें अपने पिशाच सेवक हड़कू पर, लेकिन तुम्हारे इस गर्व को भोकाल की तलवार की धार ने पल भर में ही छिन्न भिन्न कर दिया। तुम्हारे जैसे हजार पिशाच राजों की सहायता से भी मैं भोकाल के रहते विकास नगर के द्वार पर लगे हीरो को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भुजबल। एक अकेला पिशाच राज ही तुम जैसे हजार भुजबलों का उद्देश्य पूरा कर सकता है। भोकाल जैसे सैकड़ों महाबलियों को मौत के घाट उतार सकता है। हमें सबसे पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि विकास नगर से चमत्कार हीरे कैसे हासिल किया जाए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि भोकाल को कैसे रास्ते से हटाया जाए। सही सोच रहे हो। अब सही दिशा में सोच रहे हो पिशाचराज। लेकिन आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसके बल पर हम भोकाल को मात कर सकते हैं। कुछ चक्रों का एक षड्यंत्र तेजी से पनप रहा था महाबली भोकाल के विरुद्ध। हड़कू नामक उस शैतान के द्वारा इन चमत्कारी हीरो को प्राप्त करने के पीछे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। मुझे इसकी छानबीन करनी होगी। और ओह, सोचते सोचते अचानक भोकाल बुरी तरह चौंका, और उसके चौंकने का कारण था रूपसी से जन्मा उसका 5 वर्षीय पुत्र शिखर। ओह, शिखर अकेले ही महल के परकोटे पर मौजूद है। निश्चय ही वह रूपसी और सलोनी से नज़र बचाकर वहाँ पहुँच गया है। उसे जाकर संभालना होगा, नहीं तो वह परकोटे से गिर सकता है। ओह, शिखर सचमुच गिर चुका था, लेकिन भोकाल ने उसे ज़मीन तक नहीं पहुंचने दिया। भोकाल ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया, और इसी के साथ उसे ऐसा झटका लगा मानो ऊपर आकाश से बिजली आ गिरी हो। ओ, ये तो शिखर नहीं है। किरणों से बनी उसकी प्रतिमूर्ति है। ये निश्चय ही किसी के षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे इसे तुरंत ही अपने से दूर फेंक देना चाहिए। उफ, नहीं, ये तो मेरे शरीर से बुरी तरह चिपट गया। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसे अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। उफ, आह। अचानक भोकाल के शब्द चीख में बदल गए। आह! किरणों से बना शिखर का शरीर धीरे धीरे भोकाल के शरीर में समाता जा रहा था, और जैसे ही वह शरीर पूरी तरह भोकाल के शरीर में समाया, वैसे ही भोकाल धड़ाम से नीचे गिरा। स्वामी, धड़ाम। आपको क्या हुआ स्वामी? कोई राजवैद्य को बुलाकर लाओ जल्दी। तुरंत ही। चिंता की कोई बात नहीं है, महाबली को कुछ नहीं हुआ है। किसी मानसिक आघात के कारण महाबली गिरकर निद्रावस्था में पहुंच गए। इनकी निद्रा में कोई विघ्न न डाले। जब निद्रा टूटेगी तो महाबली स्वयं ही इस अवस्था से बाहर आ जाएंगे। नहीं आएगा, तुम्हारा महाबली अब इस निद्रा से कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जिस निद्रा में वह सोया हुआ है उसे तिलिस्मी निद्रा कहते हैं, जहाँ उसे मैंने अपनी माया से पहुँचाया है। मैं अभी तक नहीं समझाऊँ पिशाचराज कि ये तिलिस्मी निद्रा क्या होती है। तिलिस्मी निद्रा पैशाचिक माया का सबसे भयंकर रूप है भुजबल। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क आम निद्रा की तरह सुप्त नहीं होता, बल्कि अर्धचेतन अवस्था में एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जो भयानक तिलिस्म का रूप होता है।
तुम इसको यूं समझो कि मनुष्य का मस्तिष्क किसी बेहद जटिल और भयानक तिलिस्म में फंस जाता है और उससे निकलने के लिए छटपटा उठता है। अब इस तिलिस्म से मस्तिष्क निकल जाए तो ठीक, नहीं तो सदा उसी तिलिस्म में घूमता रहता है और तब मनुष्य की तिलिस्मी निद्रा किसी भी तरह से नहीं टूटती। इसी बीच अगर तिलिस्म की किसी बाधा में फंसकर मनुष्य मारा जाता है तो उसके मस्तिष्क की मृत्यु भी तुरंत ही हो जाती है, यानी मनुष्य वास्तव में भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर कहीं उसका मस्तिष्क तिलिस्म से निकल आया तो भोकाल तुरंत ही तिलिस्मी निद्रा से जाग जाएगा। लेकिन ऐसा असंभव है, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति से भोकाल के मस्तिष्क को जिस तिलिस्म में पहुंचाया है उससे वह 7 जन्म में भी नहीं निकल सकता। अगर एक क्षण के लिए मान भी लें कि भोकाल तिलिस्मी निद्रा से बाहर आ जाएगा तो अभी वह हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तब तक हम विकास नगर से उन चमत्कारी हीरो को हासिल करके उन्हें ऐसी प्रलंकारी शक्तियों में बदल देंगे कि भोकाल क्या उसके देवता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समझ गए? लेकिन अब समझने समझाने में अपना समय खराब मत करो और उन हीरो को हथियाने निकल चलो। चलो चलो। तुरंत ही उन हीरो को हथियाने निकल पड़े थे दोनों। जिसकी रक्षा करने वाले का शरीर गहरी निद्रा में था और मस्तिष्क एक भयानक तिलिस्म में पहुंचा हुआ था। उफ, ये कहाँ गया हूँ मैं? चारों तरफ दूर तक फैला हुआ समुद्र है, जिसका कहीं भी कोई भी किनारा नज़र नहीं आ रहा है, और ऊपर तक छाया हुआ सिर्फ आकाश नज़र आ रहा है, जिस पर स्थित सूर्य अपने ताप से मेरे समस्त शरीर को जलाई दे रहा है। मेरी भलाई इसी में है कि मैं अपने पंखों की सहायता से यहाँ से उड़कर निकल जाऊँ। भोकाल ने जैसे ही उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाए, वैसे ही शाक, उफ, लहरों से बने उन विशाल हाथों के थपेड़े ने उसे नीचे लापटका। उफ, अद्भुत लहरों के बने 2 विशाल हाथों ने मुझे समुद्र के पानी में लापटका है। मुझे दोबारा उड़ने की कोशिश करनी होगी, और इस बार मुझे पहले से दुगनी गति से उड़ना होगा ताकि लहरों के बने हाथ मुझ तक ना पहुँच पाए। भोकाल जितनी तेज़ी से उड़ा था, लहरों के बने हाथ का उतनी ही तेज़ी से बढ़कर उससे टकराए थे। भोकाल एक बार फिर समुद्र के पानी में था। उफ, लहरों के हाथों ने एक बार फिर मुझे पानी में लपटका है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी। एक बार फिर पूरी शक्ति से उड़ना है मुझे। कोई लाभ नहीं होगा। तो जितनी तेज़ी से ऊपर उड़ेगा, इस समुद्र की लहरें उतनी ही तेज़ी से ऊपर बढ़कर तुझे नीचे लापटकेंगी, क्योंकि तू इस समय तिलिस्मी निद्रा के कारण सुप्तावस्था तिलिस्म में फंसा हुआ है, जहाँ तुझे मैंने पहुँचाया है। तिलिस्मी निद्रा, सुप्तावस्था, तिलिस्म, क्या है ये सब? कौन हो तुम? मेरा नाम पिशाच राज है, उस माया का बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसमें फंस कर तू यहाँ पहुँचा है, और सदा यहीं रहेगा, क्योंकि ना तो कभी इस तिलिस्म से निकल पाएगा और न तिलिस्मी निद्रा से। हा हा हा। तिलिस्मी निद्रा, पिशाच राज, क्या है ये सब? अरे, ये महाबली को क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही है? भोकाल को बड़बड़ाता देखकर सभी उस समय स्तब्ध रह गए, जब एकाएक भोकाल दर्द से कड़ा उठा। आ! एक बार फिर कई सवाल सभी के मस्तिष्कों में धाड़ धाड़ करके बजने लगे। क्या हुआ महाबली को? वे इस तरह करा क्यों रहे? भोकाल के कराने का जो कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था, उसे भोकाल का मस्तिष्क खूब समझ रहा था, क्योंकि वह उस भयंकर वार की पीड़ा को सह रहा था। सटाक! ओह, यह अष्टभुज तो मुझे समाप्त करने पर उतारू है। ओह, मात्र वही अष्टभुज नहीं, समुद्र में रहने वाले अन्य भयंकर प्राणी भी मुझे अपना आहार बनाने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इनसे बचकर मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं इनसे बचने के लिए बन जाऊं। भोकाल! स्वामी महागुरु भोकाल की शक्तियों को पुकार रहे हैं। स्वामी के शरीर में महागुरु भोकाल की शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं, और उनके निश्चल हाथों में प्रलंकारी तलवार और ढाल प्रकट हो रही है। आश्चर्य है, इस सुप्तावस्था में भोकाल ने अपने महागुरु की शक्तियों को क्यों पुकारा? इस अवस्था में भोकाल को अपनी अपार शक्ति और ढाल व तलवार की क्या आवश्यकता है? सचमुच इस अवस्था में भोकाल को अपनी ढाल और तलवार की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसका मस्तिष्क इस समय जहाँ था वहाँ ढाल और तलवार की बहुत आवश्यकता थी। उफ, मैं जितनी तेज़ी से इन भयंकर प्राणियों को समाप्त कर रहा हूँ, ये उससे भी अधिक तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह तो मैंने कभी भी समाप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस समुद्र में ऐसे प्राणियों की कमी नहीं है। हे ईश्वर, कैसा तिलिस्म है ये? तिलिस्म? ओह, मैं एक पल के लिए भूल गया था कि मैं तिलिस्म में हूँ, और तिलिस्म में हथियार नहीं बुद्धि काम में आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करूँ भी तो मैं कौन सा यहाँ से बचकर निकल जाऊँगा? लहरें मुझे उड़ने देंगी नहीं, और तैर कर मैं कहीं पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस समुद्र का कहीं कोई किनारा नहीं दिख रहा, और इन भयंकर प्राणियों के सामने बुद्धि का प्रयोग करना मुश्किल होगा। इन पर मात्र तलवार ही प्रभाव डाल सकती है, बुद्धि नहीं। एक क्षण, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। बुद्धि का प्रयोग करके मैं इन प्राणियों से भी बच सकता हूँ और विशाल महासमुद्र से बाहर भी निकल सकता हूँ। मुझे इन सैकड़ों भयंकर प्राणियों में से किसी ऐसे प्राणी का चुनाव करना होगा जिसका मैं आहार बन सकूं। यह विशाल झज्ज मछली एकदम उत्तम रहेगी। खुद ही मौत के मुंह में छलांग लगाकर क्या भोकाल ने मूर्खता की थी? छज मछली मतलब शार्क? शायद नहीं।
मैं छज के खतरनाक दांतों से बचकर इसके विशाल पेट में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे अपने आप को प्रहारा से बने आवरण में सुरक्षित करना होगा, वरना इसके पेट में मौजूद भोजन बचाने वाले रासायनिक लवण मुझे गलाकर पचा देंगे। अब ठीक है, अब मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है जब ये समुद्र के किनारे पर पहुंचती है, और ये किनारे पर पहुंचेगी अवश्य, क्योंकि समुद्र के उन सैकड़ों प्राणियों में से ये छज मछली ऐसी है जो समुद्र के पानी के साथ साथ किनारे पर भी रहती है। तभी मैंने इसका आहार बनने का निर्णय किया था। वाह, लगता है छज किनारे पर पहुंच गई, क्योंकि इस समय ये मुझे तैरती नहीं रेंगती प्रतीत हो रही है। अब मुझे प्रहारा के आवरण को त्याग अपनी तलवार से इसका पेट फाड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। अजीब व गरीब था वह किनारा जहाँ भोकाल पहुंचा था। ओह, यहाँ तो सामने कई नदियों की धाराएं बह नजर आ रही हैं, लेकिन आश्चर्य, ये धाराएं समुद्र में गिरने की बजाय ऊपर की तरफ बह रही हैं। यानी नदियों का पानी समुद्र में नहीं गिर रहा, बल्कि समुद्र का पानी उन धाराओं से ऊपर खिंच रहा है। विपरीत दिशा में बहती इन धाराओं की सहायता से शायद इस तिलिस्म से बाहर कहीं पहुंचा जा सकता है। भोकाल तुरंत ही एक धारा में कूद गया, लेकिन वह धारा उसे ज़्यादा देर तक अपने साथ भाग कर नहीं ले गई। कुछ पलों बाद ही था, ओह, उस विपरीत धारा ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। अचानक हवा में प्रकट हुई पिशाचराज की आकृति। ये अवचेतनावस्था है भोकाल, सुप्तावस्था से निकलकर जिसमें तू आ पहुंचा है, लेकिन चेतनावस्था की इस बाधा को पार करना अत्यंत दुष्कर होगा, क्योंकि इस अवस्था से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उफ, पिशाचराज का चेहरा एक बार फिर हवा में विलीन हो गया, लेकिन उसने जो कहा वह सच नहीं है, क्योंकि बाधा के रूप में जो ऊंची दीवार सामने खड़ी है उसकी ऊंचाई से बाहर निकलने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। मैं उड़कर उससे आसानी से निकल सकता हूँ। अब तो मैं चुटकियों में तिलिस्म की इस अवचेतनावस्था नामक बाधा को पार करने में सफल होऊंगा। भोकाल के मस्तिष्क का अवचेतनावस्था रूपी उस बाधा को पार करने में अभी कुछ समय लगना था, जबकि इधर भुजबल और पिशाचराज विकासनगर के सैनिक रूपी उन बाधाओं को हटाने में 100% सफल हो रहे थे। जल्दी ही वे भयंकर मारकाट मचाते हुए उन चमत्कारी हीरो तक पहुंच चुके थे। अब अब इन हीरो को हासिल करने से मैं कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। लेकिन हम इन्हें हासिल करेंगे कैसे? ये हीरे इतने अधिक वजन वाले और विशाल हैं कि हम इन्हें तिल भर भी नहीं हिला सकते। इस समस्या का बहुत साधारण सा हल है मेरे पास। मेरी वह मायावी किरणें जो इन हीरो की विशालता और वजन को इतना कम करेंगी कि हम इन्हें एक ही हाथ में उठा लेंगे। वाह, अद्भुत! पिशाच के साथ भुजबल ने भी उस हीरो को अपने हाथ में उठा लिया, और फिर आओ भुजबल, इन दोनों हीरो की नोकों को आपस में मिलाएं, ताकि ये दोनों हीरे ऐसी शक्ति बन सके कि संपूर्ण ब्रह्मांड में इनका कोई भी मुकाबला न कर सके। हा हा हा। ठहाका लगाते हुए दोनों ने उन चमत्कारी हीरो की नोकों को आपस में मिला दिया। इसी के साथ वातावरण भीषण गड़गड़ाहट से कांप गया, और जब वह गड़गड़ाहट शांत हुई तो वातावरण में गूंज उठा पिशाच राज का गगनभेदी ठहाका। हा 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 हा। अब हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों हीरो की जिस शक्ति का प्रचार हुआ है वह प्रलंकारी और अभेद है। इन हीरो में ऐसी प्रलंकारी शक्ति छिपी हुई है, तुम्हें इसका पता कैसे चला? जिस समय मुझे पता चला कि भोकाल ने इन हीरो को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मायाविनी माया से छीनकर यहाँ स्थापित किया है, तभी से मैं इन हीरो पर शोध कर रहा था। और अब चूंकि हम इन हीरो को प्राप्त कर चुके हैं, तो हम इनकी शक्ति का सबसे पहले प्रयोग करेंगे विकास नगर की उस टुकड़ी पर जो अपने अति उत्साहित सेनापति के नेतृत्व में अपनी ही तरफ बढ़ रही है। चिंग चिंग। इस बार जैसे ही उन हीरो की नोकें आपस में मिली, वह तूफान सा लबलबकार जमीन से टकराया। उसी के साथ कड़ कड़, ओ उफ उफ, धरा फट रही है, बचो वरना हम सब गहरी खाइयों में गिरते चले जाएंगे। धरा में समाने से तो बड़ी ही खूबी से बचे हो तुम प्रवीर सिंह, लेकिन उस प्रलय से कैसे बचोगे जो चिड़िक चिड़िक आकाश से टूटेगी। आ ऊ ऊ। उफ, अद्भुत! आकाश से बिजलियों का कहर टूट रहा है। हमें इनसे बचना होगा। आ भाग! उफ, सेनापति जी को बिजली ने बुरी तरह झुलसा दिया है। सेनापति जी अभी जीवित हैं, इन्हें उठाकर राजवैद्य के पास ले जाओ जल्दी। यहाँ का मोर्चा हम संभालेंगे। यह मोर्चा अब संभालने लायक नहीं रहा है मूर्खों, क्योंकि इस मोर्चे पर अब मृत्यु के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। चिंग! अब धूल में मिलकर रह जाएगा विकासनगर। हा हा हा। समस्त विकासनगर को धूल में मिलाने में जुट गए थे वे दोनों शैतान, और इसी बात ने विकासनगर के हर निवासी के चेहरे को चिंता की लकीरों से भर दिया था। कुछ कीजिए राजवैद्य जी, महाबली को जगाने के लिए शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा विकासनगर का बच्चा बच्चा मौत की नींद में सो जाएगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ महारानी जी, धीरज रखिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं महाबली को शीघ्र ही इस रहस्यमयी निद्रा से बाहर निकाल लूँगा। रानी मोहिनी को आश्वासन देता राजवैद्य नहीं जानता था कि भोकाल को जगाने का उसका हर प्रयास विफल हो जाने वाला था, क्योंकि वह तिलिस्मी निद्रा तब तक नहीं टूटने वाली थी
जब तक वह तिलिस्म नहीं टूट जाना था जिसमें भोकाल का मस्तिष्क फंसा हुआ था, और ऐसे आसार भी भोकाल को नहीं दिखाई दे रहे थे। बस कुछ क्षणों की और बात है, फिर मैं इस दीवार को पार कर अब चेतनावस्था की इस बाधा को पार कर जाऊंगा। अरे ये क्या! सामने मौजूद वह दीवार तो एकाएक ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। इसका तात्पर्य है कि ये मेरा रास्ता रोकना चाहती है। मुझे रोकने का इसका उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला। मुझे अब उड़ने के लिए अपने पंखों के साथ साथ अपनी ढाल की भी सहायता लेनी होगी। इस बार वह ढाल की उड़ने की शक्ति को भी अपने साथ मिला लिया था भोकाल ने, लेकिन परिणाम ढाक के 3 5 जैसा ही निकला था। भोकाल जैसे जैसे ऊपर उड़ता जा रहा था वैसे वैसे वह दीवार भी ऊपर उठती जा रही थी। भोकाल उड़ने के लिए जितना ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, दीवार भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठ रही थी। अचानक भोकाल को रुक जाना पड़ा। उफ, मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, क्योंकि यहाँ के वातावरण में घुटती मेरी सांसें बता रही हैं कि ऊपर प्राणवायु नहीं है। ऐसे में आगे बढ़ना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं वापस लौट चलूँ और नीचे पहुँच यहाँ से निकलने का दूसरा कोई रास्ता सोचूँ। वहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता खोजती भोकाल की निगाहें उस बेल पर जा टिकी। मोटे तने वाली इस अद्भुत बेल का यहाँ होने का क्या अर्थ है, जो मैंने किसी सहारे के ऊपर उठती चली गई है? कहीं ये बेल ही तो नहीं यहाँ से निकलने का रास्ता? शायद हाँ, क्योंकि ये भी दीवार के सहारे सहारे ऊपर उठती चली गई है। मैं इस पर चढ़ता हूँ। भोकाल ने तेजी से उस बेल के ऊपर चढ़ना आरंभ कर दिया, लेकिन जल्दी उसे अपनी उस चढ़ाई को रोक देना पड़ा। ओह, यह बेल तो यहाँ आकर इस दीवार में घुस गई, यानी रास्ता बंद। मुझे एक बार फिर वापस लौटना होगा, क्योंकि ये बेल भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। नीचे आकर भोकाल एक बार फिर वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने में जुट गया। अपनी तलवार से अगर मैं इस तिलिस्मी दीवार को तोड़ने का प्रयत्न करता हूँ तो अभी मेरा वह प्रयत्न बेकार जाएगा, क्योंकि निश्चय ही इस दीवार को किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता होगा। इसलिए अच्छा यही है कि मैं उसे तोड़ने का परिश्रम करने की जगह अपनी बुद्धि के प्रयोग से उस रास्ते को खोजूं जो यहीं कहीं छिपा हुआ है। लेकिन ये मेरे मस्तिष्क को क्या हो रहा है? वह विचलित सा क्यों है? वह एकाग्र होकर सोच क्यों नहीं पा रहा? तिलिस्म में मौजूद भोकाल का मस्तिष्क एकाग्र होकर इसलिए नहीं सोच पा रहा था क्योंकि राजवैद्य द्वारा उसके मस्तिष्क को तिलिस्मी निंद्रा से बाहर निकालने के प्रयास तेज हो गए थे। ये आप क्या कर रहे हैं राजवैद्य जी? एक विशेष प्रकार की औषधि की धुनी से महाबली के सुप्त मस्तिष्क को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। औषधि का तीखा धुआं महाबली के मुंह और नाक से उनके मस्तिष्क में पहुंचकर मस्तिष्क के सभी तंतुओं को प्रभावित करेगा, जिनकी वजह से महाबली की निद्रा टूट जाएगी। देखिए महारानी जी, महाबली का शरीर हिल डुल रहा है। ये उनके सही होने के लक्षण हैं। इस धुनी को महाबली के चेहरे के और पास ले जाओ। जो आज्ञा। जैसे ही राजवैद्य का सहयोगी धुनी पात्र को भोकाल के चेहरे के और निकट लाया, वैसे ही भोकाल के हाथ तेजी से चले और टनाक! ओह! महाबली ने धुनी पात्र को फेंक दिया। ओह, वह औषधि बहुत दुर्लभ थी और बहुत कम मात्रा में थी, इसलिए अब धुनी दोबारा भी नहीं बन सकती। अब कुछ और ही करना होगा। एक बार फिर सभी चिंतित हो गए थे। किसी को क्या मालूम था कि उस धुनी के बुझने से भोकाल के मस्तिष्क को कितनी शांति मिली थी। ओह! एकाएक ना जाने कैसे मेरा दम घुटने सा लगा था। मैंने हाथ पाँव चलाए तो मुझे लगा जैसे मेरे मस्तिष्क से कोई बड़ा बोझ उतर गया। अब मैं आराम से एक बार फिर यहाँ छिपे रास्ते को खोज सकता हूँ। अब भोकाल का मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने में जुट गया था, इसलिए उसकी निगाहों से वह असाधारण बात नहीं बच सकी थी। मोटे तने की इस बेल की जड़ में जो पानी गिर रहा है, उसे ये जड़ बेहद तेज़ी से ऊपर खींच रही है, और चूंकि ये जड़ खूब हरी भरी है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जड़ द्वारा सोखा हुआ पानी बेल के हर हिस्से में पर्याप्त मात्रा में पहुँच रहा है। और अगर ऐसा है तो बेल का वह हिस्सा भी पानी की पहुँच से नहीं बच पाया होगा जो इस तिलिस्मी दीवार में से होकर दूसरी तरफ निकला हुआ है। यही इस दीवार से निकलने का रास्ता है। पानी की तरह मैं भी इस बेल के मोटे तने से होकर इस तिलिस्मी दीवार के उस तरफ पहुँच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे प्रहारा की सहायता से ज़मीन खोदने का एक यंत्र बनाकर उससे यहाँ की ज़मीन खोदनी होगी, ताकि मैं ज़मीन में दबी बेल की जड़ के उस सिरे तक पहुँच जाऊँ जहाँ से मैं बेल के मोटे और खोखले तने में प्रवेश कर सकूँ और फिर उसमें रेंग कर आगे बढ़ता जाऊँ, तब तक जब तक मैं इस बेल के दूसरे सिरे से बाहर न निकल जाऊँ। और जैसे ही भोकाल के पैर वहाँ की ज़मीन से छुए, वहाँ गूंज उठा वह ठहाका। हा हा हा! बधाई हो भोकाल! तिलिस्मी की 2 अवस्था पार करके चेतनावस्था में पहुँचने की बधाई हो भोकाल! इसके बाद उस तिलिस्म में सिर्फ एक ही अवस्था बची है जिसे जागृतावस्था बोलते हैं। लेकिन मेरे विचार से तुम जागृतावस्था में कभी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि इस चेतनावस्था से निकलने का जो रास्ता है वह लाखों में एक है, और लाखों में एक उस रास्ते को खोजने में तू शर्ती अकाल का निवाला बन जाएगा। हा हा हा! और उधर विकास नगर तबाह हो जाएगा। सचमुच विकास नगर तबाह होने वाला था। हा हा हा!
धूल में मिलाकर रह जाएगा सारा विकास नगर, और इस धूल को बहा कर ले जाएगी वे भयानक जलधाराएं, काफू, आ, जो आकाश से गिरते पानी से बनेंगी। हा हा क्रिंचू। बादलों से जाकर टकराई हीरो की किरणों ने बादलों को वह पानी फेंकने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसने पल भर में ही भयानक बाढ़ का रूप धारण कर लिया था। बचाओ लोग चीख रहे थे, लेकिन उनकी चीखें सुनकर अपना सुख चैन छोड़कर खड़ा हो जाने वाला आज उनकी मदद कर पाने में असमर्थ था, क्योंकि आज उसे खुद अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। इस समय जिस जगह मैं खड़ा हूँ वह जगह किसी कुएं की भांति चारों तरफ से गोल दीवारों से घिरी हुई है। सिर्फ ऊपर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है, और उस रास्ते से मैं उड़कर नहीं निकल सकता, क्योंकि इस स्थान पर मैं ना अपने पंखों की सहायता से उड़ पा रहा हूँ और ना अपनी ढाल की सहायता से। इन दीवारों पर चढ़कर ऊपर पहुँचने का प्रयास किया जा सकता है। ओह, ये दीवारों तो एकदम चिकनी है, जैसे इन पर तेल चुपड़ा हुआ। इन अद्भुत दीवारों पर चढ़ना मुश्किल है। हैरानी से वहाँ की दीवारों को देखता रह गया भोकाल। अचानक उस समय चिंख पड़ा जब उसके ऊपर पानी की एक धार पड़ी। ये पानी की मोटी धार कहाँ से आई? ओ नहीं, ये एक नहीं कई धारें हैं जो इस स्थान को तेज़ी से भरती जा रही हैं। अगर मैं तुरंत ही यहाँ से नहीं निकला तो मैं पानी से भरते जा रहे इस स्थान पर डूब कर मर जाऊँगा। लेकिन यहाँ से निकलूँ तो कैसे? यहाँ नीचे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और अगर ऊपर कोई रास्ता है तो वह भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर रंग बिरंगी असंख्य चिड़ियों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। असंख्य चिड़ियाँ यानी लाखों चिड़ियाँ। उन चिड़ियों में ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता छुपा हुआ है, क्योंकि पिशाच राज ने कहा था कि यहाँ से निकलने का रास्ता लाखों में एक है। उन चिड़ियों में से ही कोई चिड़िया मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगी, इसलिए मुझे प्रहारा की मदद में से उन चिड़ियों को पकड़ना होगा। भोकाल ने तुरंत ही उन चिड़ियों को पकड़ने के लिए प्रहारा के शिकंजे बना दिए, लेकिन अगले ही क्षण उसे पता चला कि किसी भी चिड़िया को पकड़ना हवा को पकड़ने के समान था। ओह, शिकंजे में फंसती सभी चिड़ियाँ धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। अन्य चिड़ियों को पकड़ने का प्रयत्न करता हूँ। ओह, उन चिड़ियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी वहाँ ऊपर हवा में उड़ने वाली सभी चिड़ियाँ वैसे ही धुएं की बनी हुई हैं। उनमें सिर्फ एक चिड़िया ऐसी है जो वास्तविक चिड़िया है, और वह चिड़िया मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाएगी। लेकिन वह वास्तविक चिड़िया है कौन सी? उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि इस स्थान पर भरता पानी मेरी गर्दन तक पहुँच चुका है। लेकिन मैं ऊपर उड़ती लाखों चिड़ियों में से वास्तविक चिड़िया को ढूंढूं। ची 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 कैसे? अरे, ये आवाज़ कैसी? भोकाल की विचार श्रृंखला को अचानक वहाँ गूंजी उस आवाज़ ने तोड़ा। एक झटके से उसकी गर्दन उधर घूम गई जिधर से आवाज़ आई थी। ची ची ची। ये आवाज़ तो दीवार में बने इस छोटे से छेद के अंदर से आ रही है, जिसकी तरफ पानी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मुझे देखना चाहिए क्या है इस छेद में। ची ची। भोकाल ने तुरंत ही उस छेद में अपना हाथ घुसेड़ दिया, और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसमें कुछ घास फूस थमा था, जिसके बीच था चिड़िया का छोटा सा बच्चा। उस छेद में किसी चिड़िया का घोंसला था, जिसके अंडे से ये बच्चा आजकल में ही निकला है। अच्छा हुआ मैंने उसे बचा लिया, वरना बेचारा पानी से मर गया होता। लेकिन यहाँ मैं इस बेचारे को कब तक बचाए रखूँगा, जबकि मैं खुद ही इस पानी में डूबकर मरने वाला हूँ। अचानक विस्फोट सा हुआ भोकाल के मस्तिष्क में। ना मैं डूबूंगा ना ये, क्योंकि मुझे वह उपाय सूझ गया है जो वास्तविक चिड़िया को ढूंढेगा, और वह उपाय है ये, जो निश्चय ही उसी वास्तविक चिड़िया का बच्चा है जो ऊपर उड़ती धुएं की बनी उन लाखों चिड़ियाओं के बीच उड़ रही है। अब उसके सामने आना ही होगा, क्योंकि ची ची। ब्रह्मांड में मैंने ऐसी किसी माँ के बारे में नहीं सुना जो अपने बच्चे की पुकार पर उसके पास ना पहुँचे। भोकाल ने एक शिकंजे में फंसाकर चिड़िया के उस बच्चे को ऊपर उठा दिया था। उसकी चिचियाहट ने सारे वातावरण को गुंजा दिया। ची ची ची। और उन लाखों चिड़ियाओं में से उसकी चिचियाहट तब तक गूंजती रही जब तक उसके मुंह में भोजन डालने उसकी माँ नहीं आ गई। ची ची ची। बच्चे की चीख ने लाखों चिड़ियाओं में से उसी चिड़िया के हृदय को छलनी किया। उसका सीधा सा अर्थ है कि वही वास्तविक चिड़िया, इसलिए मुझे उसे पकड़ने में समय नहीं गंवाना चाहिए। दूसरे ही क्षण चिड़िया शिकंजे में फंस चुकी थी, और जैसे ही भोकाल ने शिकंजे को वापस खींचकर चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ा, वैसे ही ओह, चिड़िया का आकार विशाल होता चला गया। कुछ ही क्षणों के बाद जब उस चिड़िया का आकार बढ़ना रुका, उफ, एक छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा आकार धारण कर लेगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता। उस चिड़िया के विशाल आकार के सामने भोकाल का शरीर उस दाने के समान नजर आ रहा था, जिसे वह चिड़िया आसानी से मुंह में दबाकर वहाँ से उड़ सकती थी। अद्भुत। ये मुझको कुछ क्षण और लेकर न उड़ती तो मैं उस पानी में डूब कर मर गया होता। लेकिन अब ये मुझे लेकर जा कहाँ रही है? शायद जागृतावस्था की तरफ। लेकिन कहीं वहाँ पहुँचने से पहले ये मुझको निगल तो नहीं जाएगी? भोकाल का वह संशय तुरंत ही दूर हो गया, क्योंकि दूसरे ही क्षण फटाक, एक तेज़ आवाज़ के साथ उस चिड़िया का शरीर हवा में ही फट गया, और भोकाल पेड़ से टूटे नारियल की तरह नीचे गिरने लगा। उसने उड़कर संभलने की कोशिश की, लेकिन
उफ, यहाँ भी मैं नहीं ओढ़ पा रहा हूँ। अब मेरा नीचे गिरकर बर्फीली चट्टानों से टकराना निश्चित है। भड़ाक! बर्फ की एक कठोर चट्टान से भोकाल का सिर भड़ाक से टकराया और इसी के साथ भोकाल का शरीर निश्चल होकर बर्फ की ज़मीन पर आ गिरा। और जैसे ही भोकाल का शरीर निश्चल हुआ, वैसे ही राजवैद्य के मुंह से निकला वह दुख भरा शब्द, ओ नहीं। क्या राजवैद्य जी, आपके चेहरे का रंग का एक फक कैसे पड़ गया? आपकी आंखों में अचानक चिंता के घोर बादल कैसे मंडराने लगे? जवाब ने वहाँ ज्वालामुखी से विस्फोट किया। महाबली का शरीर निश्चल पड़ गया। महारानी, कोई भी नाड़ी स्पंदन नहीं कर रही, कहीं कोई सांस नहीं चल रही। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। कि ये आप क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? इसका मतलब महाबली का मृत्यु को प्राप्त हो गए? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि महाबली की आंखों में अभी भी जीवन के लक्षण मौजूद हैं। परंतु अगर शीघ्र ही महाबली को उस विचित्र निद्रा से नहीं जगाया गया तो हम सबकी शंका कभी भी सच साबित हो सकती है। उफ, परंतु महाबली को निद्रा से जगाया कैसे जाए? उसे जगाने का आपका प्रयास विफल हो चुका है। सही कहा महारानी, परंतु अभी एक उपाय है महाबली को जगाने का, और वो उपाय है महाबली के मस्तिष्क की शल्य क्रिया। शल्य क्रिया? हाँ महारानी, महाबली के मस्तिष्क की शल्य क्रिया करके मैं उन्हें जगाने में सफल हो सकता हूँ। अगर ऐसा है तो शल्य क्रिया करने की तुरंत ही तैयारी कीजिए राजवैद्य जी। जैसी आज्ञा। राजवैद्य का भोकाल के मस्तिष्क की शल्य क्रिया करने का वह विचार पिशाच राज की जानकारी में आए बिना नहीं रह सका। ओह, क्या हुआ पिशाच राज? तुम एकाएक विचलित से कैसे नजर आने लगे? गड़बड़, भारी गड़बड़ होने जा रही है भुजबल। भोकाल के मस्तिष्क से छेड़छाड़ करने की तैयारी की जा रही है। शल्य क्रिया करके उसके मस्तिष्क से ही जाने वाली वह छेड़छाड़ भोकाल को तिलिस्मी निंद्रा से जगा सकती है। और अगर भोकाल इस समय जाग गया तो विकास नगर को तबाह करने का अपना सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसा ना हो, उसके लिए हमें एक काम करना होगा। अब हमें सारे काम छोड़कर सबसे पहले भोकाल को ही खत्म करना होगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आओ। दोनों अब तबाही मचाते भोकाल के महल की तरफ बढ़ गए। लेकिन उनके उस महल तक पहुंचने से पहले उनकी खबर वहां पहुंच गई। गजब हो गया महारानी जी, वे दोनों शैतान इधर ही बढ़ रहे हैं। उनका उद्देश्य अवश्य महाबली को इसी अवस्था में मार डालने का है। ओह, अब क्या होगा महारानी जी? कुछ नहीं होगा। हमारे होते हुए दुष्ट महाबली की परछाई तक भी नहीं पहुंच सकते। महारानी सही कह रही हैं राजवैद्य जी, आप अपना कार्य जारी रखिए, हम उन दुष्टों को रोकते हैं। लो सलोनी बहन, संभालो अपने बाणों कमान को। रानी मोहिनी के साथ सलोनी और रूपसी भी हथियारों को संभाल कर तेजी से वहां से बाहर निकल गई। कैसी विडंबना थी आज। उसकी रक्षा करने कुछ नारियों ने हथियार उठा लिए थे जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रक्षक था। काश उसका शरीर सोया ना होता, काश उसका मस्तिष्क तिलिस्म न फंसा होता। उफ, पत्थर की चोट ने मेरे मस्तिष्क को कुछ पलों के लिए अंधेरे के साम्राज्य में पहुंचा दिया था। मेरा मस्तिष्क एक बार फिर चेतना के उजाले में आ गया और इसका श्रेय उसे जाता है जो अपना ठंडा स्पर्श मेरे संपूर्ण शरीर पर फेर कर रहा है। ओ नहीं, ये ठंडा ठंडा स्पर्श इस भयानक हिमरीच की लंबी जीभ का स्पर्श है। निश्चय ही मेरा गरम गरम लहू पीने के लिए मुझे होश में लाया। उफ, हिलते हुए रीछ के भयानक पंजे के हुए वार ने भोकाल की बात को सही साबित कर दिया। सचमुच उसके गर्म गर्म रक्त का पान करने को बेताब था वह हिमरीच। लेकिन अब भोकाल बचने के लिए भी तैयार था और हमला करने के लिए भी। भड़ाक! पूरी शक्ति से किए गए भोकाल के उस वार ने हिमरीच को थोड़ा सा ही लड़खड़ाया। लेकिन उस लड़खड़ाहट का फ़ायदा उठाते हुए भोकाल ने अपनी तलवार संभाल ली थी। लेकिन वार करते ही उसे पता चल गया कि तलवार का उसके हाथ में होना ना होना बराबर था। टनाक! उफ, इस पर तलवार के वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तलवार क्या, इस पर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तिलिस्मी हिमरीच है। अगर इसे बाहर के ही हथियार समाप्त कर पाते तो इसे तिलिस्म में हरगिज़ नहीं रखा जाता। ये तो तिलिस्म में ही मौजूद किसी हथियार में समाप्त हो सकता है। ये उसके पेट पर बड़ा सा छेद कैसे बना हुआ है? बिल्कुल वैसा जैसे किसी ताले में वह छेद होता है जिसमें चाबी लगाई जाती है। उसके पेट पर चाबी नुमा उस छेद के होने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो सकता है? उफ! हिमरीच ने भोकाल को दूर उछाल फेंका। भोकाल संभला तो उसे वहाँ एक और विचित्र चीज़ नजर आई। चाबी। हिम की परत के नीचे एक बड़ी चाबी दबी हुई है। ओह! इस चाबी के होने का एक ही अर्थ है कि ये चाबी इस हिम शैतान को समाप्त करने का हथियार है। अगर उस चाबी को उसके पेट में मौजूद छेद में लगा दिया जाए तो या तो वह समाप्त हो जाएगा या फिर शांत। मुझे तुरंत उस चाबी को हासिल करना चाहिए और ऐसा मैं अपने तलवार के एक ही प्रहार से कर सकता हूँ, क्योंकि वह चाबी हिम की परत में ज़्यादा दूर नहीं। ये क्या, वह चाबी तो यही नज़र आ रही थी, लेकिन मेरे हिम तोड़ने के पश्चात चाबी कहीं नज़र नहीं आ रही। कहाँ गई वह चाबी? इधर भोकाल पर हिमरीच का प्रहार हुआ, उधर टूटी हुई हिम फिर जुड़ गई और एक बार फिर भोकाल को नजर आने लगी वह चाबी। चाबी एक बार फिर नजर आने लगी वह चाबी। इस बार मुझे अब से उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना। हिम को अपनी तलवार से तोड़ते ही मैं फुर्ती से चाबी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा
दूंगा। भोकाल ने इस बार चाबी को हासिल करने के लिए अपनी बेमिसाल फुर्ती का प्रयोग तो किया, लेकिन उसके हाथ ठंडे पानी के सिवा कुछ न लगा। उफ, चाबी एक बार फिर गायब हो गई और इस स्थान पर दोबारा हिम जमने लगी। हिम जमने पर फिर नजर आने लगी। क्या चक्कर है? उफ, अगर मैं चाबी के ही चक्कर में लगा रहा तो ये हिम रीछ मार मार कर मेरा घन चक्कर बना देगा, क्योंकि चमकती हिम की सतह में दिखता मेरा चेहरा बता रहा है कि उसके वार मुझ पर कितने भारी पड़ रहे हैं। हिम की चमकती सतह में अपने चेहरे को देखकर दुखी होता भोकाल अचानक खुशी से उछल पड़ा। हिम की सतह के अंदर मेरा चेहरा दिख रहा है, जबकि मैं बाहर हूँ। ऐसे में अगर कोई इस हिम की सतह को तोड़े तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हिम की सतह के नीचे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ऊपर है। क्या ऐसे ही वह चाबी यहाँ नहीं है जिसे मैं हिम तोड़कर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ? जबकि वास्तविकता यह है कि वह चाबी का प्रतिबिंब है। चाबी ठीक उसके सामने यानी ऊपर है, लेकिन ऊपर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्या मेरा सोचना गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चाबी का प्रतिबिंब मुझे हिम की सतह पर नजर आ रहा है वो ऊपर ही कहीं है। यह अलग बात है कि वह अदृश्य रूप में है। मुझे ऊपर मौजूद चाबी को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी, और चूंकि मैं यहाँ उड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे ऊपर मौजूद उस चाबी को प्राप्त करने के लिए अपने प्रहारा का प्रयोग करना होगा। और फिर अगर मेरा यह प्रयास विफल रहा तो फिर मुझे अपना जीवन बचाने और इस तिलिस्म से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। प्रहारा से बने हुए दो हाथ तेजी से ऊपर बढ़े कुछ तलाशने। कुछ ही पलों में उनकी तलाश पूरी हुई। ओह, प्रहारा के हाथों के छूते ही ऊपर मौजूद वह दृश्य चाबी सदृश हो गई है। अब मुझे उसे खींचकर अपने हाथों से पकड़ने और उसे इस हिमरीच के पेट में बने छेद में घुसाने में ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। उस चाबी के हिमरीच के पेट में बने छेद में प्रवेश करने की देर थी कि फड़ाक, एक तेज़ आवाज़ के साथ हिमरीच का विशाल शरीर सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। राहत की सांस लेते भोकाल ने अपने मस्तिष्क को दूसरी समस्या की तरफ घुमाया। उस भयानक हिमरीच से तो छुटकारा पा लिया। अब मुझे सोचना है कि इस स्थान से बाहर कैसे निकलूं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हिम पहाड़ों के बीच सामने दिखती मात्र ये तीन गुफाएं नजर आ रही हैं। इन तीनों में से एक यहाँ से निकलने का रास्ता हो सकती है। तेजी से आगे बढ़कर भोकाल एक गुफा में घुसा तो चौंक उठा। ओह, इस गुफा में तो आदि मानव मौजूद हैं। सब कुछ वैसे ही है जैसे प्राचीन काल में हुआ करता था। अगर मैं इसमें प्रवेश कर गया तो निश्चय ही प्राचीन युग में पहुंच जाऊंगा। मुझे दूसरी गुफा देखनी होगी। दूसरी गुफा पहली से भी ज़्यादा विचित्र थी। ओह, इस गुफा में तो यांत्रिक वाहन और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं नजर आ रही हैं। अगर मैं इसमें गया तो भविष्य के किसी संसार में चला जाऊंगा। शायद वह तीसरी और अंतिम गुफा मेरी मंजिल हो सकती है। हाँ, मैं सही जगह पहुंचा हूँ। इस गुफा से मुझे विकासनगर साफ दिखाई दे रहा है। मुझे इसी गुफा में प्रवेश करना है। भोकाल ने जैसे ही उस गुफा में पाँव रखा, वैसे ही पीछे का रास्ता बंद हो गया और सामने भोकाल को दिखाई दिया पिशाच राज का चेहरा। हा 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 हा, मात खा गया भोकाल। मेरे बनाए तिलिस्म के इस अंतिम चरण जागृतावस्था में तू मात खा गया। जिस गुफा को तू अपनी मंजिल समझ कर आया है, ओ वह वास्तव में तेरा काल है। तुझे धोखा देने के लिए उस गुफा में विकासनगर का प्रतिरूप तैयार किया था। तू धोखा खा गया, इसलिए अब उसी विकासनगर के साथ तू सदा के लिए समाप्त होने जा रहा है, जिसकी रक्षा का तूने वचन लिया हुआ था। ब्रूम, ओ हा, 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 देख भोकाल, विकासनगर को तबाह होते देख। पड़ाक, उफ, राजमहल को बर्बाद होते देख। उफ, रानी मोहिनी और अपने प्रियजनों को मरते हुए देख। कड़ाक, उफ। विकासनगर की समस्त प्रजा को काल के शिकंजे में तड़पता हुआ देख। हा हा हा, प्रणाम। नहीं, 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 विकासनगर तबाह नहीं हो सकता। महाबली, नहीं हो सकता। तबाह तो वो होंगे जिन्होंने विकासनगर को तबाह करने की ठानी है। अंदर क्या तूफान आया था, बाहर किसी को मालूम ही नहीं थे। हा हा हा, तुम कोमलांगियों से चूहे बिल्ली का खेल बहुत खेल लिया। अब समय आ गया है कि तुम पर एक बार ऐसा किया जाए जो तुम्हारे गोरे जिस्म को काली राख में बदल दे। चूम। पिशाच राज और भुजबल के हाथ में थमे उन प्रलंकारी हीरो की नोक आपस में एक बार फिर टकराई। एक बार फिर उनके टकराने से उत्पन्न चमक ने आकाशीय बिजलियों में खलबली मचा दी, और फिर आकाश से टूटकर वह बिजलियां चल पड़ी, रानी मोहिनी, सलोनी और रूपसी को राख में बदलने। और बिजलियों ने अपना वह काम कर ही डालना था कि अचानक वहां पहुंचा भोकाल। महाबली, स्वामी। अविश्वास की अधिकता से फट पड़ने को उतारू गई पिशाच राज की आंखें। ये भोकाल नहीं हो सकता। भोकाल मेरे निद्रा तिलिस्म से बचकर नहीं आ सकता। मेरे निद्रा तिलिस्म से कोई बचकर आया हो
ऐसा आज तक नहीं हुआ। जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया पिशाच राज। मैं तेरे निद्रा तिलिस्म को तोड़ कर आ गया हूँ। तूने ही मेरी सहायता की। हालांकि तूने उस तिलिस्म की हर अवस्था को बड़ी चतुराई से गढ़ा था, लेकिन तू एक बहुत बड़ी गलती कर गया पिशाच राज। तूने तिलिस्म के अंत में मुझे उस स्थान पर पहुंचाया जहां संपूर्ण विकासनगर मेरी आंखों के सामने तबाह हो रहा था। मेरे प्रिय और विकासनगर वासी घुट घुट कर मर रहे थे, जिनकी रक्षा का मैंने वचन दिया हुआ था। मैं कभी विकासनगर की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा सबसे बड़ा भय है। और यही भय मुझे तिलिस्मी निद्रा से बाहर लाया, क्योंकि अक्सर निद्रा में स्वप्न देखता मनुष्य उस समय भय से चीख कर जाग उठता है जब वह किसी बड़े भय को देखता है। ये तेरी गलती थी पिशाच राज, क्योंकि विकासनगर तबाह हुई ये भोकाल को स्वप्न में भी स्वीकार नहीं। धड़ाक! निद्रा तिलिस्म से बाहर आकर तू ये मत समझ भोकाल कि तू मृत्यु से और विकासनगर तबाह होने से बच गया। वह तो अब भी होगा, क्योंकि अब हम ऐसी शक्ति के स्वामी बन चुके हैं जिसका सामना तू 7 जन्म में भी नहीं कर सकता। चिंग! भोकाल आज पाप की हर शक्ति को ध्वस्त कर देगा। ओह, तलवार का वार इन हीरो पर बेअसर है और प्रहारा की कोई भी शक्ति उस पर काम नहीं कर रही। हा हा हा! तेरी साधारण शक्ति या इन हीरो की शक्तियों का मुकाबला शक्तियाँ इन हीरो की शक्तियों का मुकाबला कर पाएंगी, ये भूल जा भोकाल। और तैयारी कर इन हीरो की तरह ही हमारे साम्राज्य में हीरे का भोकाल बनकर खड़ा होने की। उफ! हीरो से निकली उन किरणों के जाल में फंस गया भोकाल। उनसे निकलने के लिए झटपटा उठा। हा 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 हा! ये तो तूने सुना ही होगा कि संसार के हर प्राणी के शरीर के निर्माण में कोयले की यौगिक की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और यह भी सुना होगा कि अगर कोयला वर्षों तक उच्च ताप और दाब में दबा रहे तो वह हीरे में बदल जाता है। इन हीरों से निकलते उच्च ताप और दाब तेरे शरीर में मौजूद उन कोयला तत्वों को प्रभावित करके तुझे हीरे में बदल देंगे। और ऐसा हर हाल में होगा, क्योंकि अपनी लाख कोशिशों के बाद भी तो इन हीरो के ताप और दाब से नहीं बच सकता। उफ! वह सही कह रहा है, मैं हीरो के ताप और दबाव से बच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे शरीर का हीरे में बदल जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ना मेरे पास बचने का कोई रास्ता है और ना इन हीरो को नष्ट करने का। एक क्षण, जब उच्च ताप किसी कोयला तत्व को हीरे में बदल सकता है, तो क्या वही उच्च ताप किसी हीरे को कोयले में नहीं बदल सकता? बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता? बस ज़रूरत है तो उस उच्च ताप की जो मेरी तलवार में बसा हुआ है, उस शक्ति के रूप में जो पुकारी जाती है, ज्वाला शक्ति। भोकाल की उस पुकार पर ज्वाला शक्ति के रूप में तलवार में समाया पृथ्वी के गर्भ के लावे का ताप तलवार से निकलकर उन हीरों से टकराने लगा। हा हा हा! मैं समझ गया तेरा क्या इरादा है भोकाल। तू हमारे हाथों से इन हीरों को छुड़ाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये हीरे हमारे हाथों से तब तक नहीं छूटने वाले जब तक तेरा शरीर हीरे में नहीं बदल जाता। बेचारा भोकाल कैसे खुद को मौत से बचाने में लगा हुआ है। हा हा हा! अच्छा है, घमंड में चूरी ये दोनों शैतान नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन मैं जो चाहता हूँ क्या वह समय पर हो जाएगा? क्योंकि इन हीरो के ताप और दाब से मेरे शरीर में जो हलचल हो रही है उससे स्पष्ट है कि मेरा शरीर हीरे में बदलने के कगार पर खड़ा हुआ है। चिंता में घिरा भोकाल का हाथ अचानक उस समय फूल सा खिल उठा जब उसने पिशाच और भुजबल के चेहरों का रंग उड़ते देखा। अरे ये क्या हुआ? हीरो से निकलने वाली किरणें इकाई बंद कैसे हो गई? और और ये हीरे का रंग इका काला कैसे होने लगा? इस विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सब्र करो। कुछ क्षणों में तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तब जब तुम्हारे हाथों में तमे हीरे मेरी तलवार से निकलती ज्वाला शक्ति के ताप से कोयले में बदल जाएंगे। उफ नहीं! तेरा ये वार भी तेरी ही सहायता से मैंने तुम पर उल्टा कर दिया। अगर तुम मुझे हीरा बनाने की नहीं सोचता तो मेरे दिमाग में ये बात शायद कभी ना आती कि हीरा भी वास्तव में कोयले का ही रूप है। प्रकृति का उच्च ताप और दाब कोयले को हीरा बना देता है। अब तक मैंने जो गलती कर दी सो कर दी, अब कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे अपने हाथों से कई टुकड़ों में बांटूंगा। ज़रूर बांटना, लेकिन पहले मैं तेरे इन गंदे हाथों और तेरे इस दुष्ट साथी के शरीर को चील कौओं में बांटने लायक कर दूं। खचाक! उनके खत्म होते ही वे हीरे भी अपने सामान्य रूप में आ गए। लेकिन दुष्ट शक्तियों की जो काली छाया उन पर पड़ी थी, उन्होंने हीरों को भी काला कर दिया था। इन हीरों का यह काला रंग सदा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि उनकी वजह से कभी विकासनगर तबाह होते होते बचा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगली कॉमिक्स जाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।